नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 22 अक्टूबर 2022 और हम अपने प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है। देखिए, चर्चा का विषय रहा एफएटीएफ। इस एफएटीएफ ने अपने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया गया है? क्योंकि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तीय सहायता पर अच्छी खासी रोक लगाई थी। इसीलिए एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का एक फायदा पाकिस्तान को यह होगा कि ये अब विदेशी फंडिंग मतलब फॉरेन से अपनी फंडिंग ले सकता है। फॉरेन से फंडिंग जैसे कैसे? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी से फॉरेन फंडिंग अब ले सकता है। इससे पहले जब 4 साल पहले जब पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला गया था, उसके बाद से इसकी फॉरेन फंडिंग रोक दी गई थी। अब देखते हैं एफएटीएफ होता क्या है। इसका फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, काले धन पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। फिर वहीं 2001 में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आतंकवाद की फंडिंग पर भी रोक लगाने के लिए पॉलिसीज बनाने लगा। एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस। पेरिस में कहा? ओईसीडी के मुख्यालय में ही। इससे हमें दो बातें पता चली। एक तो ये एफएटीएफ का मुख्यालय कहां है? पेरिस में। दूसरा, ओईसीडी का भी मुख्यालय कहां है? पेरिस में। वहीं 2022 तक एफएटीएफ में टोटल जो सदस्य हैं वो 23 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन भी हैं। 2 क्षेत्रीय संगठन कौन है? एक यूरोपीय यूनियन, दूसरा गल्फ कोऑपरेशन कमीशन। ये 2 क्षेत्रीय संगठन भी हैं जो इसके सदस्य हैं। देखिए, पाकिस्तान के बाहर निकलने के बाद ग्रे लिस्ट, जब एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, तो भारत का यह कहना है कि भले ही पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया हो, लेकिन उसको आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी कार्रवाई है उसको जारी रखनी पड़ेगी। इसका कारण क्या है कि पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद पर कोई बहुत उचित कार्रवाई अभी तक नहीं की है या करने में नाकाम रहा है। इसीलिए भारत का कहना है कि यह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे। आगे देखते हैं हमारा कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान, GRAP। यह चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि अभी दिल्ली एनसीआर रीजन में जो वायु की गुणवत्ता है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। इसीलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 1 को दिल्ली और एनसीआर के रीजन में लागू करने का आदेश दिया है। अब देखते हैं GRAP होता क्या है। देखिए, इसका फुल फॉर्म पहले मैं यहां लिख देता हूं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ये इसका फुल फॉर्म है। इसको कब लाया गया था? 2017 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको लाया गया था। ये इस प्लान का यूज कब होता है? जब आपातकाल परिस्थिति में वायु की गुणवत्ता एक निश्चित सीमा तक खराब हो जाती है और उसको रोकने के लिए तत्काल इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है? खराब श्रेणी, जब वायु की गुणवत्ता 201 से 300 के बीच में पहुंच जाती है। द्वितीय चरण में क्या होता है? बेहद खराब श्रेणी में आता है, 301 से 400 के बीच। थर्ड स्टेज में गंभीर श्रेणी आता है, 401 से 450, 450। फोर्थ स्टेज में गंभीर प्लस श्रेणी, 450 से ऊपर। अब देखिए, इसका पता कैसे चलता है कि वायु की गुणवत्ता 200 हो गई, 300 या 400 या 450 के ऊपर पहुंच गई। तो इसका पता लगाने का काम मैं लिख दे रहा हूं, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान
और IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलके इसका पता लगाते हैं कि वायु की गुणवत्ता कितनी खराब हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको GRAP को लागू कौन करता है। CQM यानी कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने GRAP के संचालन के लिए एक क्या किया था, एक समिति का गठन किया था। इस समिति में होते कौन कौन है, तो CQM के अधिकारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव हैं वो इसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होते हैं। IMD के एक वैज्ञानिक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक साइंटिस्ट होते हैं। और IITM यानी अभी पीछे बताया भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के एक साइंटिस्ट होते हैं। टोटल इसमें 8 सदस्य होते हैं। कौन कौन से, एक CQM के अधिकारी होते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव होते हैं, सचिव। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होते हैं IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट, और एक IITM के साइंटिस्ट होते हैं इसमें। अब देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेज में होता क्या क्या है। अगर फर्स्ट स्टेज को लागू किया जाता है तो इसमें क्या होता है, निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाती है, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाता है प्रदूषण को कम करने के लिए। अगर उससे भी नहीं रुकता है प्रदूषण तो सेकंड स्टेज को लागू किया जाता है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है, 301 से 400 के बीच में। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि कोयले को जलाने पर रोक लगा दी जाती है तथा डीजल जनरेटर के उपयोग को रोक दिया जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं थर्ड स्टेज में क्या होता है कि BS3 और 4, BS4 के जो वाहन होते हैं इन पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि जो महत्वपूर्ण सेवाएं जिन वाहनों के थ्रू होता है उसको छोड़ के, वहीं अगर देखा जाए तो स्टेज 4 में देखा जाए तो डीजल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगा दी जाती है, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है और सार्वजनिक, नगरपालिका या निजी कार्यालयों में 50% तक काम करने की अनुमति दी जाती है। FCRA से संबंधित, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसको लाया गया था 1976 में। देखिए चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय द्वारा जिन NGO का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है उसकी सुनवाई न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या, क्यों यह चर्चा का विषय है। देखिए गृह मंत्रालय ने FCRA की वेबसाइट से कुछ डेटा को क्या किया, हटा दिया। इस डेटा में क्या था, इस डेटा में NGO के वार्षिक रिटर्न और NGO की लिस्ट थी। देखिए कभी कभी सरकार के ऊपर आरोप यह भी लगता है कि राजनीतिक कारणों से या वैचारिक मतभेद होने के कारण NGO को क्या देता है, मंजूरी नहीं देता है या उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं करता है। अब जैसे घटना की बात करें तो पिछले ही साल दिसंबर में मदर टेरेसा के नाम से एक NGO था जिसका नाम क्या है, मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसको सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने क्या किया कि इसके रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं किया। तो इसीलिए सरकार के ऊपर भी कभी कभी आरोप यह लगता है कि जानबूझ के या राजनीतिक कारणों से या वैचारिक मतभेद होने के कारण क्या करती है, NGO के लाइसेंस को रिन्यू नहीं करती है। FCRA को 1976 में लाया गया, अभी पीछे बताया है कब लाया गया था, जब देश में आपातकाल चल रहा था। लाने का मुख्य कारण क्या था कि सरकार का मानना था कि कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो स्वतंत्र संगठनों यानी NGOs के माध्यम से भारत के इंटरनल मैटर में क्या कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं। इसीलिए 1976 में आपातकाल के समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इसको लाया गया था। वहीं 2010 में इसमें क्या किया गया, संशोधन भी किया गया और आगे 2017 में केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक के माध्यम से गृह मंत्रालय ने कहा कि 1976 के FCRA कानून
में राजनीतिक दलों को कुछ छूट प्रदान की गई कि वो विदेशों से फंडिंग ले सकते हैं। वो कौन होंगे जिनसे ये फंडिंग ले सकते हैं? तो भारतीय सहायक कंपनी या 50% या उससे अधिक की जिस कंपनी में शेयर होगा वो उससे धन प्राप्त कर सकती है। ये छूट प्राप्त है केवल राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एफसीआरए क्या करता है? विदेशी अंशदान प्रदान करने की अनुमति देता है। किसको किसको? एसोसिएशन यानी संघ को, ग्रुप्स को, एनजीओ को। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद क्या किया जाता है? गृह मंत्रालय को अगर लगता है कि जो एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाया है 5 साल के लिए, अगर वो उनके सभी मानदंडों को पूरा करती है तो उसको क्या किया जाता है? फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। आगे है हमारा इंटरपोल। इंटरपोल की भी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। कब? 25 साल बाद। ये इंटरपोल की 90वीं महासभा बैठक थी। इसके पहले इंटरपोल की बैठक कब हुई थी? तो 1997 में इंटरपोल की बैठक हुई थी। उसके 25 साल बाद नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। कब? 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में। आगे देखते हैं इंटरपोल होता क्या है। देखिए, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। इसका गठन कब हुआ था? 1923 में। कहां पे? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। वियना में इसका गठन हुआ था 1923 में। इसके टोटल सदस्यों की बात करें तो 195 देश इसके सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां है? हेडक्वार्टर भी जान लेते हैं कहां है। लियोन। अब लियोन कहां पे है? किस देश में है लियोन? ये है फ्रांस में। देखिए, इसके थ्रू हमारी मैपिंग भी अच्छी होती रहेगी। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है? वियना में। अभी आगे एक जगह और डिस्कस किया था, किसका? पेरिस का। पेरिस कहां है? फ्रांस में है। अब पेरिस में ही क्या था? पीछे बताया था अभी, ओईसीडी का मुख्यालय है। ठीक है, तो ऐसे हमारी धीरे धीरे मैपिंग भी अच्छी होती रहेगी। अब अगर कहीं पूछ लिया जाए वियना की राजधानी, सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन है? तो वियना। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है? लियोन। लियोन कौन सी जगह पे है? फ्रांस में। आगे हम देखते हैं अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। अभी डीआरडीओ, देखिए डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। कहां पे किया? उड़ीसा में, अब्दुल कलाम द्वीप पर। यह चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि अग्नि प्राइम एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है जो क्या कर सकती है? परमाणु विस्फोटक अपने साथ ले जाती है। इसकी लंबाई 34.5 फीट है और ये 11,000 किलोमीटर इसका वेट है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो टोटल इसका रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक है। ठीक, और ये 1.5 टन परमाणु विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। यह है अग्नि प्राइम। इसका परीक्षण देखिए, अधिकतर मिसाइलों को बनाने का काम जो करता है वो डीआरडीओ ही करता है। और इसका परीक्षण भी उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित जो अब्दुल द्वीप है, अब्दुल कलाम के नाम पे पड़ा था इसका नाम, अब्दुल कलाम द्वीप पर ही इसका परीक्षण आमतौर पे होता है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? हैदराबाद को। कौन प्रदान करता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? कौन दिया था? तो इसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर, इसका सम्मेलन दक्षिणी कोरिया में हुआ। इसी दक्षिण कोरिया सम्मेलन में हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से नवाजा गया। हैदराबाद को एक और कैटेगरी में अवार्ड मिला है। वो कौन सी कैटेगरी है? तो वो है लिविंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड
इंक्लूसिव ग्रोथ। ये भी आप याद रख लीजिएगा। हैदराबाद को अगर एग्जाम में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ना पूछ के ये पूछ लिया गया लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये भी हमारा आंसर हैदराबाद ही होगा। आगे देखते हैं किस देश के बैंक ने हाल ही में भारत के साथ रुपए में, देखिए रुपए में व्यापार करने के लिए यूको बैंक, ये भी याद रख लीजिएगा, यूको बैंक में अपना विशेष खाता खोला। तो कौन सा देश है वो? रूस। रूस के बैंक ने किस बैंक में खोला है? यूको बैंक में। किस लिए खोला? भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आगे है राइडर सेवा प्रदाता कंपनी उबर ने हाल ही में कहां पर इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों को उपलब्ध कराना शुरू किया है? तो नई दिल्ली में। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया? तो 500 करोड़ रुपए का अनुदान अभी हाल ही में दिया गया है। अब आगे जो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं अपने टॉपिक पे। जैसे इंटरपोल पे डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन यहां है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? लियोन। लियोन किस देश में है? तो फ्रांस में है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA जो अभी पीछे डिस्कस किया डिटेल में, अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये याद रख लीजिएगा 1976 में। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय क्या लगा था? देश में इमरजेंसी लगा हुआ था। ठीक है, तो सरकार को ऐसा लगा कि भाई फॉरेन से कुछ फंडिंग हमारे एनजीओ को मिल रही है जो क्या कर रही है, सरकार के खिलाफ उसका यूज कर रही है। तो इसीलिए 1976 में, अगर आपको इस अधिनियम का सन ऐसे नहीं याद हो पा रहा है तो अब ऐसे याद कर लीजिएगा कि इमरजेंसी हमारे देश में 1976 के आसपास लगी थी, तो उसी समय इस अधिनियम को लाया गया था। फिर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा GRAP क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान को कब लाया गया? 2017 में। यह भी याद रख लीजिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय रह चुका है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।